और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि समरूपता आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समरूपता के बारे में मैंने आपको बताया था कि केवल रूप समान होना चाहिए दो ज्यामितीय आकृतियों का। कोई भी दो वस्तु का रूप केवल समान हो, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो क्या हो गया? समरूप, सिमिलैरिटी। और आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता हमको पढ़ा। जैसे आपने समरूप पढ़ा था, तो समरूप में क्या पढ़ा था आपने? कि रूप आपका एक समान हो लेकिन आकार छोटा बड़ा हो। और सर्वांग समता में क्या जानेंगे? रूप और आकार दोनों समान हो, तो वो सर्वांग समता कहलाता है। आइए हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सर्वांग समता शब्द जो है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें तीन चीजें आपको मिलेगी। सर्व, अंग, समान। नाम से पता चल रहा है, सर्व मतलब सब कुछ, अंग यानी आकृति का समान। यदि दो आकृतियों में सब कुछ समान नजर आए तो वो दोनों आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाती है। यहाँ छोटी सी परिभाषा मैंने आपको दी है, दो ज्यामितीय आकृति। अब बच्चे कई बार ये सोचते हैं ज्यामितीय आकृति, यहाँ ज्यामितीय आकृति का मतलब ये है कोई रेखा हो, कोई कोण हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई वर्ग हो, कोई आयत हो, कोई सर्किल हो, वृत्त हो, ये सभी ज्यामितीय आकृति होती है। शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सब आपकी ज्यामितीय आकृति होती है। चूंकि हम लोग गणित के विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ज्यामिति शब्द का प्रयोग किया गया। वैसे व्यवहार में कोई भी दो वस्तु यदि रूप और आकार में सब कुछ आपको इक्वल दिखाई दे रहा है तो वो दोनों आपके सर्वांगसम कहलाएंगे। सबसे बहुत जरूरी होता है सर्वांगसम की अवधारणा से परिचित होना। जब तक आप शब्द की अवधारणा से परिचित नहीं होंगे, आप उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना? तो सर्वांग समता का अर्थ हो गया कि जब कोई दो वस्तु, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जब दो ज्यामिति की वस्तुएं रूप और आकार में समान हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे। आपको साफ दिखाई है, ठीक है? ये सर्वांग समता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से और बेहतर ढंग से सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस को हम समझेंगे। जैसे ये कोई आपकी लाइन है, कोई रेखा आपकी खींच दी गई है, ये रेखा AB खींची गई है और मान लो कोई रेखा ऐसे खींच दी गई है, ये CD खींची गई है। अब आप कहोगे कि क्या ये सर्वांगसम है, तो आप कहेंगे कि जब तक इसकी लंबाई नहीं मालूम रहे तो हम नहीं बता सकते। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि इस रेखा में मोटाई हम नहीं लेते, रेखा में चौड़ाई नहीं लेते, केवल हम रेखा में क्या संज्ञान लेते हैं? लंबाई। इसलिए यदि दो रेखाओं की लंबाई मालूम रहे और लंबाई दोनों की अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा आपस में सर्वांगसम है। चाहे वो ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, चाहे वो इस तरीके से बने, चाहे ऐसे बने, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है तो ये सभी रेखाएं इस रेखा की सर्वांगसम होगी। बाय द वे, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये सर्वांगसम नहीं है। बाय द वे, ये 6 सेंटीमीटर है, ये सर्वांगसम नहीं है। तो रेखा की सर्वांग समता आप समझ गए। आइए अब दिखाते हैं हम कोण। कोण में सर्वांग समता कैसे देखेंगे? तो मान लीजिए कि ये कोण आपका 50 डिग्री है और एक ये कोण 50 डिग्री है। तो अब इस कोण की सर्वांग समता में ध्यान क्या रखना है? इस भुजा की लंबाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्या कहा गया? कोण की सर्वांग समता आपको बतानी है। तो क्या ध्यान देना है?
अगर ये दोनों कोण इक्वल हैं, समान हैं, 50-50 अंश के, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। ये ध्यान रहे, अगर इसकी लंबाई यहां आपका मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। केवल यहां क्या कहा गया? कोण की सर्वांग समता, यानी कोण की सर्वांग समता। तो कोण बनाने वाली भुजाओं से मतलब नहीं है, कोण की माप हमें समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा, अब चाहे ये इस तरीके से भी बना हो और ये आपका 50 अंश है, तो ये भी क्या है? आपका कांग्रुएंस है, सर्वांगसम है। तो ये हो गई कोणों की सर्वांग समता। इसी तरीके से आते हैं, अब हमारा सबसे मेन टॉपिक जो शुरू होता है वो हमारी किताब की भाषा में, यानी हमारी कक्षा के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसको हम देखते हैं। आइए, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर का। बेटा इस पर ध्यान आपको लगाना है, कंसंट्रेट होकर के समझना, बड़े धैर्य के साथ समझना है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जानकारी है आकृतियों के बारे में। तो अब इसमें देखिए, ये आपका दो त्रिभुज आपका है, ए बी सी, पी क्यू आर। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें हैं, क्या मौजूद है। तो ध्यान देना, इसमें 3 भुजा और 3 कोण, यानी इसमें भी क्या हुआ? 3 भुजा और 3 कोण, यानी कुल मिला के इसमें 6 एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट, और इसमें भी 6। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज को जब हम सर्वांगसम कहना चाहेंगे या कहने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमें मिलना चाहिए कि इसके 3 कोण इसके किसी न किसी कोण से संगत रूप में बराबर हो और भुजाएं भी बराबर हो, तभी तो रूप के साथ साथ आकार भी आपका समान होगा। जब रूप के साथ आकार समान होगा त्रिभुजों का, तभी वो सर्वांगसम कहलाएंगे। और सर्वांगसमता के लिए क्या जरूरी है कि कोण के साथ साथ भुजा भी बराबर हो, यानी संगत कोण के साथ साथ संगत भुजा भी बराबर हो। याद करो बच्चे, आपको समरूपता में मैंने क्या बताया था? समरूपता में मैंने बताया था कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब वो समान कोणिक हो, कोण संगत रूप में बराबर हो और भुजा बराबर नहीं, केवल भुजा का संगत अनुपात बराबर हो। उसमें क्या कहा था समरूपता में? केवल और केवल कोण संगत बराबर हो। इसीलिए तो समरूपता में त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, रूप अगर त्रिभुज का है तो वो समरूप कहलाता था। लेकिन यहाँ रूप के साथ साथ बिल्कुल साइज। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर दो त्रिभुज आप सेम दफ्ती का काट लो, इस तरीके से दो त्रिभुज आप कैंची से नाप करके दफ्ती से काट लो, और यह त्रिभुज यदि इस त्रिभुज के ऊपर चढ़ाते हैं और एकदम इसको ढक लेता है, तो हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम है। यानी दो ज्यामितीय आकृतियों का रूप और आकार समान होना चाहिए, तभी हमारा ये काम बनता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे जब इनकी 3 भुजा, कोई ना कोई भुजा। अब रही बात कि 3 6 एलिमेंट इसमें और 6 एलिमेंट इसमें, ये बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे हम पता करें कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम घोषित करना है? हमको बोलना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इसके लिए 6 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। 3 भुजा और 3 कोण। तो 3 भुजा और 3 कोण, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। गणितज्ञों ने भी सोचा कि भाई इतने छोटे उम्र के बच्चे इतनी ज्यादा चीज तुरंत कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए उन लोगों ने आपके लिए बड़ा सुगम एक
रास्ता निकाला और वह रास्ता बताया कि दोनों त्रिभुजों में केवल 3 एलिमेंट, यानी 6 को घटा करके क्या कह दिया, केवल 3 एलिमेंट यदि आप दोनों त्रिभुजों में ढूंढ लें, इक्वल केवल 3 एलिमेंट यदि दोनों त्रिभुजों में ढूंढ लें, तो आप घोषणा कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब ये न्यूनतम 3 चीजें, 3 एलिमेंट, भुजा या कोण आपको पता करना है, तो इसके लिए 4 नियम आपको बताए गए हैं। उन 4 नियमों पर हमें कंसंट्रेट होना है। देखिए, पहला नियम यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में पहला है एस एस एस, इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। दूसरा है एस ए एस, इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा। और तीसरा है ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण। और चौथा है आर एच एस, यानी समकोण भुजा। यानी कहने का मतलब कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता करने के लिए गणितज्ञों ने हमारे प्यारे बच्चों के लिए 4 नियम बताए हैं। अब इन चारों नियमों को सिद्ध करना ये तो उच्च क्लासों के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। हम अपने प्यारे बच्चों को केवल इन चारों के बारे में परिचय के साथ साथ मोटी मोटी बात आपको बताएंगे, क्योंकि इसको सिद्ध करना बेटा बहुत लंबा चौड़ा होता है और वो सिद्ध करना आपके सिलेबस में नहीं है। कक्षा 10 के बच्चों को ये सिद्ध करना होता है कि चारों सर्वांग समता के नियम को सिद्ध करिए, यानी 3 3 देख रहे हो ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी न्यूनतम 3 चीज मालूम हो जाए तो हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में इन चारों पर डिस्कस करेंगे। एक में हो जाएगा तो एक, नहीं तो नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सर्वांग समता और बहुत अच्छे ढंग से हमारे बच्चों को समझ में आई होगी, क्योंकि आज मैंने सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया, उसकी अवधारणा क्या है उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया और कोशिश किया कि बच्चों को ठीक से समझ में आए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन में आपको मेरा हर वीडियो प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।